इजराइल और अमेरिका बेशक अपने आप को बड़ा ताकतवर मानते हों, लेकिन ईरान भी अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी नहीं समझता है। बेशक इजराइल गाजा पर मिसाइलें दाग रहा हो, अमेरिका ईरान को बड़े हमले की धमकी दे रहा हो, लेकिन ईरान इन धमकियों के बीच अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अमेरिका और इजराइल को जंग में कैसे हराया जाए, इसकी तैयारी कर रहा है ईरान। बल्कि इजराइल को हराने के लिए ईरान बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहा है। खबर यह है कि ईरान ने अफ्रीका में एक बड़ा हथियार बेस बनाया है ताकि इजराइल को जंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। साइबर शफारत रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की IRGC ने संभवतः अफ्रीका में ये विशाल सुरंगें बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सुरंग में जाने के लिए करीब 12 रास्ते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में काफी गहराई में बनाई गई हैं। खबर तो यह भी है कि इजरायली खुफिया ने इस युद्ध परिसर का पता लगाया है। यह हथियार बेस ईरान के खुजुस्तान और हॉर्मुज़गान प्रांतों में स्थित गहरे पृथ्वी मिसाइल ठिकानों की तरह बनी है। इस तरह के ठिकानों को हवाई बमबारी का सामना करने और संचालन में बने रहने के लिए बनाया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का सुरंग बेस स्थानीय या क्षेत्रीय तत्वों से बचाव के लिए नहीं बनाया गया, ना तो रैपिड सपोर्ट फोर्स और ना ही सूडान के पड़ोसी इस किलेबंदी स्तर को तोड़ सकते हैं। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि इस परिसर को संभावित इजरायली संघर्ष को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। ईरान मिस्र और भूमध्य सागर के रास्ते हिजबुल्लाह और हमास को फिर से हथियार बंद करने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों को संदेह है कि मिसाइल उत्पादन मशीनरी स्थापित की गई है जिससे सूडान की क्षमता बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2023 के गृह युद्ध के बाद से सूडानी सेना को सैन्य सहायता भेजी है। पोर्टों के अनुसार ईरान की APT 34 साइबर इकाइयां इस साइट की रक्षा कर सकती हैं, जिससे इजरायली निगरानी में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दरअसल इजरायल ने हाल ही में सूडान में हमले किए। कथित तौर पर गाजा में हथियार ट्रांसफर करने वाले मार्गों को निशाना बनाया गया। जिस तरीके से ईरान ने यह खुफिया अब सुरंग बनाई है, इसी से माना जा सकता है कि ईरान इजरायल के खिलाफ किस तरीके से काम कर रहा है ताकि किसी को भनक भी न लगे और आसानी से इजरायल पर हमले किया जा सके। हालांकि इजरायल भी अपने दुश्मनों पर पूरी नजर रखता है। इसी का नतीजा है कि उसने ईरान की इस गुप्त मिसाइल सुरंग को भी खोज निकालने का दावा किया है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर जंग और ज्यादा बढ़ती है, विकराल रूप लेती है, तो ईरान इस सुरंग का इस्तेमाल कैसे और किस पर करता है, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत करने के लिए ओमान पहुंचे, तो वैसे ही अमेरिका के शीर्ष अरब सहयोगी ने अपना पाला ही बदल लिया और वो सीधे इजराइल के विरोध में आ गया। यहां तक कि अमेरिका के सबसे बड़े अरब साझेदार ने घोषणा करके इजराइल को भी चौंका दिया। और तो और अमेरिका के अरब सहयोगी ने ईरान पर ट्रंप की नीति पर बड़ा प्रहार भी किया है। अमेरिका के अरब सहयोगी ईरान के साथ खड़े हैं। हालांकि ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो युद्ध हो सकता है। दरअसल सऊदी अरब ने 11 अप्रैल को कहा कि इजराइल पर अधिकतम दबाव डाला जाना चाहिए। दिलचस्प बात तो यह है कि अधिकतम दबाव का वो अर्थ निकाला जा रहा है जिसका इस्तेमाल ट्रंप ईरानी नीति के लिए करते हैं। सऊदी अरब ने गाजा में सहायता भेजने के लिए इजराइल पर अधिकतम दबाव बनाने की मांग भी की है। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि सहायता प्रवेश को युद्ध विराम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गाजा युद्ध विराम पर अरब इस्लामिक मंत्री स्तरीय बैठक के बाद सऊदी के विदेश मंत्री ने बात की। फरहान ने विश्व से इजराइल पर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दबाव डालने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें 2 मार्च से इजराइल ने गाजा क्रॉसिंग बंद कर दी है और जरूरी वस्तुओं को अवरुद्ध कर दिया है, जबकि इजराइल का कहना है कि हमास सहायता का फायदा उठाता है और समूह को रोकने के लिए नाकाबंदी की जरूरत है और ये रोक हमास द्वारा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और ज्यादा बंधकों को मुक्त करने से इनकार करने के बाद लगाई गई है। जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान का कहना है कि
हमें तुरंत युद्ध विराम पर वापस लौटना होगा और ये टिकाऊ होना चाहिए और गाजा के लोगों की पीड़ा को दूर करने का एक रास्ता होना चाहिए और इसे फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के माध्यम से फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए अंतिम राजनीतिक समाधान का रास्ता खोलना होगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि इसे किसी भी तरह से गाजा में मानवीय सहायता की पहुंच को युद्ध विराम से नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी सिद्धांतों का खंडन करता है और मानवीय सहायता गाजा में नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इसे युद्ध के उपकरण के रूप में मानवीय सहायता का उपयोग करने के रूप में माना जाता है। इसके साथ साथ फरहान ने फिलिस्तीनियों के विस्थापन के किसी भी प्रस्ताव की निंदा की है। सऊदी अरब के बयान में इजरायली नाकेबंदी की ईरान की निंदा की प्रतिध्वनि भी सुनाई दी है, लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब ने ईरान का समर्थन किया है उससे कहीं न कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल को बड़ा झटका लगा जरूर होगा। लेकिन अब देखना होगा कि सऊदी अरब के इस पाला पलटी से अमेरिका अब किस तरीके का बयान जारी करता है और इस पर ट्रंप का क्या रिएक्शन होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हमास ने एक बार फिर एक बंधक का वीडियो जारी किया है। 3 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में एक इजरायली बंधक नजर आ रहा है। बंधक की पहचान 21 वर्षीय इजरायली अमेरिकी सैनिक एडन अलेक्जेंडर के रूप में हुई है। एडन अलेक्जेंडर अमेरिका में पला बड़ा है। सबसे अहम बात यह कि इजराइल तक ये मानकर चल रहा था कि एडन मारा जा चुका है। उसकी लाश वापस पाने के लिए इजराइल लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बीच हमास ने एडन अलेक्जेंडर का वीडियो जारी कर सबको हैरान कर दिया। 3 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में एडन कहता है, मेरा नाम एडन अलेक्जेंडर है और मैं एक सैनिक हूं। मैं गाजा में पिछले 551 दिनों से बंधक हूं। अब ऐसा लगने लगा है कि हमारी किसी को चिंता नहीं है। हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम यहाँ इजरायली सरकार की वजह से फंसे हुए हैं। मैं हर दिन देखता हूँ नेतान्याहू एक तानाशाह की तरह देश को नियंत्रित करते हैं। मैं यहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रहा हूँ। इससे एक हफ्ते पहले 6 अप्रैल को भी हमास ने 2 बंधकों का वीडियो जारी किया था। 2 मिनट के वीडियो में 2 इजरायली बंधक नजर आ रहे थे। दोनों ये बताते हैं कि कैसे इजरायली बमबारी में वो बाल बाल बचे और हमास के लड़ाकों ने ही उनकी जान बचाई। हम थोड़ी देर के लिए ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले थे। हमने आसमान में चांद और तारे देखे, लेकिन इजरायली सेना ने हम पर बम बरसाए। बम उस बिल्डिंग में गिरे जहां मुझे रखा गया था। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। हम बच गए। हमें बस हल्की चोटें आई हैं। हमास लड़ाकों का बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली ताकि हमें बचा सके। मैं इजराइल के लोगों से अपील करता हूं, एक साथ आइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस सरकार पर दबाव बनाइए कि हम घर वापस जा सकें। हमास ने शनिवार को जो वीडियो जारी किया, उन दोनों बंधकों की पहचान बार कुपस्टाइन और मैक्सिम हार्किन के रूप में हुई थी। दोनों को 7 अक्टूबर 2023 को अपहरण कर गाजा ले जाया गया था। हार्किन के परिजनों ने भी वीडियो देखकर इसकी पुष्टि कर दी है। दोनों इजराइल के लोगों से अपनी सरकार पर दबाव बनाने की अपील करते हुए वीडियो में नजर आए थे। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 के करीब इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी ले गया था। हमास का दावा है कि अब तक 59 बंधक उसके कब्जे में है। बंधकों की रिहाई को लेकर सीज फायर का ऐलान हुआ था। इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था। उसके बदले में इजराइल ने भी 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया था। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बात आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक वो एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेगा। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए।